जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज 20 जून का करंट अफेयर्स को हम देखेंगे, जो भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी पीटी का जो 26 जुलाई को होने वाला है, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे मोम्बासा, यह जो मोम्बासा घोषणा पत्र है, मोम्बासा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो अवैध मछली पकड़ने को रोकना, या समुद्री प्रदूषण को कम करना, या जलवायु परिवर्तन से निपटना, या समुद्री डकैती को रोकना। तो याद रखिएगा, मोम्बासा घोषणा पत्र जो है यह अवैध मछली पकड़ने को से लेकर के इसको रोकना है। तो याद रखिएगा, अवैध मछली पकड़ने को रोकना। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि केन्या, मोम्बासा, यह जो मोम्बासा है केन्या का एक प्रमुख तटीय शहर है। मोम्बासा क्या है? तो केन्या का एक प्रमुख तटीय शहर है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो केन्या की राजधानी है वह नैरोबी है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। तो इतना याद रखिएगा कि मोम्बासा केन्या का एक तटीय शहर है और केन्या की जो राजधानी है वह कहाँ है? नैरोबी है। चलिए आगे चलते हैं। वहीं यूएनईपी आपको ध्यान रखना है। यूएनईपी का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को लेकर के। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नैरोबी। एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है कि जो यूएनईपी है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। केन्या की राजधानी है। नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी है। तो केन्या में स्थित है और इसकी स्थापना 5 जून 1972। आपको ध्यान रखना है कि एनईपी का स्थापना कब हुआ है? यूएनईपी का स्थापना कब हुआ है? तो 5 जून 1972 को हुई थी। इसीलिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन पहली बार पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 1974 से मनाना स्टार्ट हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन पर्यावरण दिवस का घोषणा कब हुआ? 5 जून 1972 को। इसीलिए हम 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था वह 1974 में मनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि मछली पालन और अध्ययन। तो पीसी कल्चर, मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ फिश क्या हो गया? इक्थियोलॉजी। लेकिन मछली का पालना क्या हो गया? पीसी कल्चर। ये दोनों अलग अलग सवाल आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि मछली के पालना का क्या बोला जाता है तो पीसी कल्चर बोला जाता है। लेकिन अगर मछली के बारे में हमको अध्ययन करना, स्टडी ऑफ फिश, इसको हम इक्थियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मछली पालन के विज्ञान को क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर। और मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पीसी कल्चर, मछली पालन और मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS में जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा। तो याद रखिएगा कि जज के रूप में नियुक्त किया गया है यहाँ बिमल एन पटेल को। यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS में जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बिमल एन पटेल का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहले तो आपको यही ITLOS का फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म इसका क्या है? तो फुल फॉर्म आपको बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसका स्थापना अनक्लॉज यानी यूनाइटेड, यूएन का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस। और क्लॉज CLOS का मतलब क्या हो गया? कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, कन्वेंशन ऑन
ऑन द लॉ ऑफ द सी आपको ध्यान रखना है इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें, इसी के तहत 1982 1982 में की गई थी और यह 1994 से प्रभावी हुआ। कहने का मतलब है कि इटलॉस का इसका स्थापना अनक्लॉस यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत 1982 में किया गया था, लेकिन यह 1994 से प्रभाव में आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय जो इटलॉस है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो अगर इटलॉस का मुख्यालय देखें तो इसका मुख्यालय है हैम्बर्ग, और हैम्बर्ग कहाँ है? जर्मनी में। तो हैम्बर्ग कहाँ है शहर? जर्मनी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें भारतीय प्रतिनिधित्व का, तो इंडियन रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश नीरू चड्डा क्या है? इसके उपाध्यक्ष हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इटलॉस का? तो नीरू चड्डा का नाम आपको याद रखना है। कौन है? नीरू चड्डा का याद रखना है, यह वाइस प्रेसिडेंट है। वहीं अगर नौसेना प्रमुख नेवी चीफ, भारत के वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम याद रखिएगा। यह अभी वर्तमान में भारत के नौसेना क्या है? नौसेना प्रमुख हैं, याद रखिए। करेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अभी इंडिया के कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को देखते चलिएगा। यहाँ देखिए, हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? पहला अरब देश कौन बना है? तो याद रखिएगा, बच्चों को सोशल मीडिया पर 15 साल से जिसका कम उम्र है उसको लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पहला अरब देश बन गया है कौन? तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ आपका संयुक्त अरब अमीरात को ध्यान रखना है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे अगर हम लोग चलें कि इससे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए क्या हो सकते हैं, अरबियन अगर पेनिनसुला का बात करें, अरब प्रायद्वीप का अगर बात करें, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पहला ही चीज़ आपको ध्यान रखना है वीवीआई के तौर पे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो यह आपका हो जाएगा कौन? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी पेनिनसुला है। अगर हम यूएई के बारे में देखें, तो पहले तो याद रखिएगा कि जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात का बात करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी में है। कहाँ है? अबू धाबी में है। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो यूएई का मुद्रा का नाम, करेंसी का नाम दिरहम है। क्या है? दिरहम है। हर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यह 7 अमीरातों यानी रियासतों से मिलकर के बना है। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है कि यूएई का राजधानी अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी में है। इसकी मुद्रा करेंसी का नाम क्या है? दिरहम। और यह 7 अमीरातों से मिलकर के बना हुआ देश कौन है? यूएई 7 अमीरातों से मिलकर के 7 रियासतों से मिलकर के बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहीं पे हम COP28 का बात करें, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 सम्मेलन में COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में। तो पहला ही चीज़ को याद रखिए कि COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में, यूएई में। और यूएई का राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। इसका करेंसी क्या है? दिरहम है। हर एक चीज़ आपको लाइन बाय लाइन याद रखना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का संबंध किससे है? कौन सा? खान क्वेस्ट 2026 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, खान क्वेस्ट का जो चर्चा है बाबू, यह आपका भारत और मंगोलिया का ध्यान रखिएगा। खान क्वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और मंगोलिया का नाम आपको याद रखना है। खान क्वेस्ट किससे संबंधित है? भारत और मंगोलिया से। अब आगे हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा पीवाईक्यू के तौर पे। देखिए बार बार एग्जाम में सारा चीज़ पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मंगोलिया है यह एक लैंडलॉक कंट्री है, पहले तो यही याद रखिएगा कि मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है और इसकी राजधानी उलन बटोर है। कहाँ है? उलन बटोर है। और इसकी मुद्रा तुगरिक है। यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से।
पहला कि मंगोलिया कैसा देश है, तो यह एक लैंडलॉक है। लैंडलॉक कंट्री के मतलब कि चारों तरफ से क्या है, इसका चारों तरफ से समुद्र से इसका सीमा नहीं लगता है। सिंपल इतना समझिए कि लैंडलॉक कंट्री के मतलब कि उस कंट्री के चारों तरफ कोई समुद्र से सीमा नहीं बनता है। जैसे कि अगर समुद्र से सीमा नहीं बनता है, जैसे चारों तरफ कोई ना कोई क्या है, लैंड वाला ही पार्ट है। इंडिया क्या है, इंडिया का एक समुद्र जो इंडियन ओशियन है, इंडिया का क्या है, तो यह समुद्र से है, तो यह लैंडलॉक कंट्री नहीं हुआ। लेकिन जिसका सीमा लैंड, चारों तरफ लैंड ही लैंड वाला पार्ट हो, तो उसको हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। इसीलिए मंगोलिया एक लैंडलॉक देश है, नंबर 1। नंबर 2, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलन बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है और मंगोलिया की करेंसी क्या है, तुगरिक। तो यहां से 3 सवाल। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है और मंगोलिया का करेंसी क्या है, तुगरिक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां ध्यान दीजिए, गोबी मरुस्थल के पास, गोबी डेजर्ट, यह चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित एक प्रसिद्ध ठंडा मरुस्थल है। तो फेमस कोल्ड डेजर्ट कौन है, तो याद रखिएगा यह जो गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल आपको ध्यान रखना है। यह कहाँ है, चीन और मंगोलिया के सीमा पर। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 याद रख लीजिएगा कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया और चीन के सीमा के, और यह एक कैसा है, प्रसिद्ध ठंडा मरुस्थल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे अगर हम लोग चलें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो बताइए कि कादियान का जो कादियान ब्यास ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किससे है, पंजाब से है। किससे है, पंजाब से है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए प्रोजेक्ट, यह पंजाब के गुरदासपुर जिले कादियान और अमृतसर जिले ब्यास को जोड़ेगी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 39.68 किलोमीटर है। कितना है, 39.68 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वहीं गंगा एक्सप्रेसवे का बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। मेरठ को प्रयागराज से क्या जोड़ता है, गंगा एक्सप्रेसवे। आपको ध्यान रखना है, गंगा एक्सप्रेसवे ध्यान रखना, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है और इसकी कुल जो लंबाई है 594 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना, 594 किलोमीटर, 594। वहीं नेक्स्ट देखें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसका जो लंबाई है 213 किलोमीटर है और इसके तहत राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, वन्य जीवों के लिए एशिया का सबसे बड़ा एनिमल एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एनिमल एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ है, उत्तराखंड में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और यह राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, यह बनाया गया है। मतलब राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड से होकर गुजरता है और एशिया का सबसे बड़ा एनिमल एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। आगे अगर हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखिए हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है। तो 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी कहाँ दी है, तो याद रखिएगा आप दिल्ली एनसीआर में। कहाँ पे, दिल्ली एनसीआर का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। अब इसके दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिले शामिल हैं। कुल वैसे 27 जिला है, लेकिन आपको याद रखना है कि एनसीआर में दिल्ली के साथ साथ किस किस राज्य के जिले हैं, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल होते हैं। किसके, हरियाणा के भी, उत्तर प्रदेश के भी और राजस्थान के भी। ये तीनों स्टेट के कुछ जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल आरआरटीएस दिल्ली से मेरठ के बीच शुरू की गई है। इस बात को याद रखिएगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, तो जब किसी परियोजना को बिल्कुल नए सिरे से यानी शून्य से शुरू किया जाता है, उसे ग्रीनफील्ड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, तो जब
कोई भी परियोजना को बिल्कुल नए सिरे से यानी शून्य से शुरू किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थानों में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली का नाम। क्या याद रखना है? आईआईटी दिल्ली का नाम आपको याद रखना है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय स्थानों में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इस रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए को मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूएसए में है इसको नंबर 1 स्थान मिला है। वहीं पर भारतीय स्थित अगर कोई वैश्विक टॉप 200 में भारत के केवल 3 संस्थान शामिल है, जिसमें पहला आईआईटी दिल्ली है जो 118वां स्थान पे है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास टॉप 100 में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा कि आईआईटी दिल्ली जो है 118वें नंबर पे है, तो इसीलिए हमारा आंसर आईआईटी दिल्ली हो जाएगा क्योंकि वो भारत में पूछा है कि कौन शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट, सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन किसने किया है? तो सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन किसने किया है? तो आप याद रखिएगा लद्दाख को। तो सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन किसने किया है? लद्दाख ने किया है। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। हिम तेंदुआ स्नो लियोपोर्ड पहाड़ों का भूत यानी घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि हिम तेंदुआ को, या जब आपसे सवाल पूछा जाए कि पहाड़ों का भूत घोस्ट ऑफ द माउंटेन किसे कहा जाता है? हिम तेंदुआ को, स्नो लियोपोर्ड को। क्योंकि यह अत्यधिक ऊंचाई और बर्फीले क्षेत्रों में रहता है और यह लद्दाख का राजकीय पशु है। तो लद्दाख का दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? तो आपको हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड का नाम याद रखना है, जिसे पहाड़ों का भूत घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना। इसकी राजधानी लेह है और इसमें केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेकिन अब और नए नए जिले बनने का चर्चा हुआ है, नया नया जिला बना है, 2 से ज़्यादा हो गया है। लेकिन फिलहाल आपको याद रखिएगा कि जब यह केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख, तो उस समय इसका राजधानी लेह को बनाया गया था और इसमें केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल ही। जब इसको 31 अक्टूबर 2019 को पहली बार यूटी बनाया गया, उस समय कितने जिले थे? 2 जिले थे, लेकिन अब बढ़ा है, अब बढ़ गया है। चलिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसकी शुरुआत भारत द्वारा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए किया गया है। क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो सिकल सेल का अगर बात करें तो सिकल सेल कब मनाया? इसके जागरूकता के लिए 19 जून आपको ध्यान रखना है, 19 जून आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो यह एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC का आकार गोल से बदलकर सिकल जैसा हो जाता है, हंसिए जैसा हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और खून की कमी होता है। एक बार और देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो पहला याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में RBC का आकार गोल से बदलकर कैसा हो जाता है? सिकल जैसा हो जाता है। यही बात आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया में RBC का आकार कैसा हो जाता है, तो उसका आकार जो गोल होता है RBC का, वह बदलकर सिकल जैसा, हांसिए जैसा हो जाता है, और जिससे ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का लक्ष्य क्या है? तो भारत सरकार ने बजट में
वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो अपने बजट में भारत ने क्या बोला कि हम 2047 तक, तो सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2047 तक। इस बात को याद रखिएगा कि हम सिकल सेल एनीमिया का जो भारत सरकार बोला है कि हम 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिकल सेल एनीमिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य है? 2047 तक। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए, हाल ही में महिला घरेलू क्रिकेट में सेकेंड सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली अक्षरा गुप्ता, क्या नाम है? अक्षरा गुप्ता का नाम याद रखिएगा, का संबंध किस राज्य से है? तो अक्षरा गुप्ता का जो संबंध है वह किस राज्य से है? तो याद रखिएगा अपना प्यारा बिहार से। किससे है? बिहार से रिलेटेड है। कौन? अक्षरा गुप्ता का नाम आपको याद रखिएगा, बिहार से। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग देखेंगे एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड के बारे में बात करें, बिहार की अक्षरा गुप्ता ने घरेलू क्रिकेट में 126 गेंदों पर 306 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और महिला क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड ईरा गुप्ता 450 रन के नाम है। यानी 2 पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार की अक्षरा गुप्ता ने घरेलू क्रिकेट में 126 गेंद पर कितना रन? 306 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और महिला क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रिकॉर्ड किसका है? ईरा गुप्ता का है, जिन्होंने 450 रन बनाए हैं। तो याद रखिएगा इस रिकॉर्ड को। आगे चलते हैं। यहीं वैभव सूर्यवंशी का नाम आप लोग जान ही रहे होंगे। वैभव सूर्यवंशी, यह बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में IPL अंडर 19 भारतीय वे क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी का सबसे कम उम्र में IPL और अंडर 19 भारतीय व क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले या खिलाड़ी बने हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से PM किसान सम्मान निधि योजना, क्या है? PM किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत किए हैं। तो PM जो किसान निधि योजना है कहाँ से शुरू हुआ है? तो आपको बताना है कहाँ से कि PM किसान सम्मान निधि योजना, तो आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल को। तो मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ से PM किसान सम्मान निधि योजना का यह 23वीं किस्त जारी करेंगे। 23वीं किस्त जारी करेंगे तो पश्चिम बंगाल से जारी करेंगे। यहाँ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, यानी PM किसान। देखिए शुरुआत कब हुआ? तो इस योजना का औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किया गया था। यहाँ 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है और इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति 6,000 रुपया दिया जाता है, जो कि 2-2 हज़ार का 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट जाता है अकाउंट में इन लोग का। वहीं अगर PM मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से इसकी 23वीं किस्त जारी करेंगे और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, जहां भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू की गई थी। यहाँ स्थित है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। इसको एक और बार देखते हैं। देखिए PM किसान निधि योजना को ध्यान रखिएगा, इसका जो शुरुआत हुआ था 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किया गया था। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। वहीं किसानों को 6,000 रुपया दिया जाता है, 2-2 हज़ार करके 3 बार किस्त सीधा बैंक में जाता है। अगर कुछ और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड फैक्ट देखें तो PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के तारकेश्वर से 23वां किस्त, यहाँ जो सवाल पूछा गया है ना 23वां किस्त, तो यह जो 23वां किस्त है जारी करेंगे। और कोलकाता जो है किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन यहीं हुगली से शुरू किया गया था। और सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो भी पश्चिम बंगाल में ही है। इतना सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है, इतना सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा SST टीचिंग
अड्डा 24/7 को शेयर कीजिएगा। इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो कैसा लगा आज का कंटेंट? 20 जून का ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा